सिक्किम में बादल फटने से बड़ी तबाही आई है। सेना के 23 जवान लापता हो गए हैं। उत्तरी सिक्किम के सिंगतम इलाके में अचानक आए सैलाब में सेना की खड़ी गाड़ियां बह गईं। उसमें जवान सवार थे। बादल फटने से तिस्ता नदी में फ्लैश फ्लड आ गया। नदी उफान पर है। धार इतनी तेज है कि किसी को भी बहा दे। तिस्ता नदी के उफान में पुल भी बह गया। बढेर आएर आदर्श गाउँ यसरी आधी डुबाइसकेको छ। सिक्किम के लाचेन घाटी में दरअसल ये बाढ़ सेना के 23 जवान अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उनकी खोज खबर के लिए। बादल फटने से दरअसल ये स्थिति पैदा हुई है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह उफान में है तिस्ता नदी। तेज धार में खतरे में पुल भी नजर आ रहा है। वहीं सैलाब में कई गाड़ियां बह चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने जायजा भी लिया है हालात का, लेकिन 23 जवान जो हमारे लापता हैं उनके लिए बाकायदा रेस्क्यू टीम बना दी गई है जो इस मौसम में भी लगातार तलाश रहे हैं हमारे जवानों को। लगातार बारिश होने की वजह से भी दिक्कतें बढ़ रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें हो रही हैं। तो तिस्ता में जबरदस्त तबाही बादल फटने के बाद किस तरह स्थिति है तस्वीरों में जरा देखिए। 23 जवान लापता बताए जा रहे हैं। तो बाढ़ से पहले पुल की स्थिति कैसी थी और बाढ़ के बाद पुल की स्थिति क्या है, हम आपको तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं। यहाँ पर बादल फटने से पहले पुल किस तरह सीधा ताने खड़ा नजर आ रहा है और उसके बाद पुल का आपको नामो निशान नजर नहीं आ रहा होगा। सिक्किम में बादल फटा है। तिस्ता नदी में जबरदस्त बाढ़ आई। ऋतिक मंडल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऋतिक, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है, किस तरीके की स्थितियां हैं? 23 जवान हमारे अभी भी क्या लापता है या उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई? देखिए, जिस तरीके से खबरें मिल पा रही है उसके मुताबिक हम जरूर कह सकते हैं फिलहाल वहां पर तबाही का मंजर है। जिस तरीके से खबरें मिल पा रही है नॉर्थ सिक्किम के ज्यादातर हिस्सा, खासकर जो लोनक जो लेक है वहां पर आई ये सैलाब कई सारे हिस्सों को बहाकर ले गया है और उसमें सबसे अभी तक चिंता की जो विषय बन रही है, जो आर्मी की तरफ से जो पुष्टि की गई है, 23 जवान जो है फिलहाल मिसिंग चल रहे हैं। दरअसल जब ये सैलाब आई, कल रात हुआ ये फ्लश फ्लड के चलते, वहां पर कई सारे व्हीकल्स आर्मी एस्टैब्लिशमेंट है नॉर्थ सिक्किम में, जिसके चलते तीस्ता जो रिवर है वहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव हुआ है। जो बताया जा रहा है नॉर्थ सिक्किम का सिंगथांग जो इलाका है सबसे ज्यादा उसमें प्रभाव हुआ है। तबाही का मंजर है। कई सारे रास्ते जो है बह गए हैं, कट ऑफ हो गया है। जरा समझाने की कोशिश करेंगे। ये रास्ता पश्चिम बंगाल के साथ सिक्किम का जो कनेक्शन है उसके लिए बहुत अहम है और ये नेशनल हाईवे भी है। वहां पर सैलाब के चलते कट ऑफ हो गया है बिल्कुल और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, हमें बताया जा रहा है। और कई सारे जो डिफेंस के व्हीकल्स वहां पर पार्क किए गए थे वो भी सैलाब के चलते मिट्टी के ढेर के नीचे आ गया है। इसके अलावा कई सारे लोग जो है, बस्ती जो है वो बह गया है। लोगों की जान मान की जो क्षति की खबरें मिल पा रही है, लोग मिसिंग है ऐसे अमूमन हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन इसका आंकड़ा क्या है हमें नहीं बताया गया है। अब सैलाब धीरे धीरे नीचे आ रहा है। जहां तक खबरें हैं जलपाईगुड़ी यानी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट की, तो लोअर कैचमेंट एरिया तीस्ता रिवर के वहां से लोगों को हटाया जा रहा है क्योंकि पहले ही हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था सिक्किम के लिए। अब जो बंगाल, नॉर्थ बंगाल के लिए खासकर वहां पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हम समझ रहे हैं कि जो जितने भी पुख्ता जानकारी हमें मिल पाई है, ये सैलाब करीब 15 से 20 फुट की ऊंचाई तक बहने लगा। कल रात से, देर रात से बारिश की बारिश में उसमें इजाफा हुआ जिसके कारण ये सैलाब आया और तबाही का मंजर है। हम विजुअल्स हमारे टेलीविजन स्क्रीन के जरिए दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। वो बखूबी समझ रहे होंगे किस तरीके से वहां पर सैलाब आया। और सबसे अहम बात होती है राहत की इस विषय में। जहां तक कि सिक्किम की बात है, अभी भी वहां पर मौसम खराब है तो बचाव कार्य फिलहाल चल रहा है और खासकर लोअर कैचमेंट एरिया, इस पर मैं जोर डालना चाहूंगा।
तीस्ता सबसे ज्यादा प्रभावित रिवर वहां पर है। पहले भी उत्तर बंगाल और नॉर्थ बंगाल के जितने भी नदी है वो उसमें उफान कुछ ज्यादा था पिछले कुछ दिनों के चलते बारिश के कारण। अब वहां से धीरे धीरे लोगों को हटाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट कर दिया गया है। सिक्किम में भी जगह जगह, नॉर्थ सिक्किम के अन्य सब इलाकों में से भी वहां पर जहां पर नदी बह रहा है उसके आसपास के इलाकों से लोग हट रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात होती है, अगर यहाँ पर जो कनेक्शन जो है जो बन पाता है दार्जिलिंग यानी जो नॉर्थ बंगाल से, वो एक हिस्से से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। और अब जो कालिम्पोंग से जाते हुए जो रास्ता है वही एक जरिया है वहां तक पहुंचने का। लेकिन अभी भी जो एडमिनिस्ट्रेशन के आला अफसर है वो वहां पर पहुंच रहे हैं। और सबसे अहम बात जो है, जो बताया जा रहा है कि 23 जवान जो है फिलहाल मिसिंग चल रहे हैं, उनके लिए खोज शुरू कर दी गई है, ऐसा पुख्ता जानकारी हमें दी गई है। ठीक है, आप जरा रहिए साथ। तो देखिए सिक्किम में बादल किस तरह फटा और तबाही की स्थिति वहां पर बनी हुई है, और चिंता इस बात की कि 23 जवान अभी भी लापता हैं, उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात हो गए। तो थोड़ा बिल्डिंग वगैरह डैमेज हुआ है, प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है, और लगता है कुछ लोगों का भी वहाँ पर गुमशुदा है। अभी उसका रिपोर्ट बाकी है, और डीसी लोग जो भी गवर्नमेंट मशीनरी से वो काम कर रहे हैं, उसका रिपोर्ट शायद 1-2 घंटे में आ जाएंगे। और अब बड़ी खबर, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पेशी के लिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए हैं। तीनों की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है। 22 सितंबर को अदालत ने तीनों को समन जारी किया था। कोर्ट के आदेश पर एक दिन पहले ही तीनों पटना से दिल्ली पहुंचे। संजय शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संजय, क्या अपडेट? पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इनको ताकीद की थी कि इन्हें पर्सनली पेश होना पड़ेगा, लिहाजा ये तीनों इसमें पेश हुए हैं। और थोड़ी देर में उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में सुनवाई होगी, और सुनवाई में फिर इनके वकील इनका पक्ष रखेंगे। हो सकता है कि कोर्ट इसमें जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं, जिस तरह के आरोप हैं, उसमें कोर्ट इनसे पर्सनली भी कुछ पूछताछ कर सकता है। तो क्या ये कितने बजे से पेशी शुरू होगी संजय? ये तो इस पर निर्भर करता है कि अभी थोड़ी देर में, क्योंकि वो अदालत में आ गए हैं, तो जैसे उनके केस का नंबर आएगा तो उस समय उन्हें वहां पर कोर्ट रूम में बुला लिया जाएगा। फिलहाल ये सारे लोग कोर्ट रूम के पास ही जो वेटिंग एरिया है उसमें बैठे हैं, और जैसे उनका मैटर आएगा वैसे उनको अंदर बुला लिया जाएगा। ये पूरा मामला भी एक बार जरा संजय बता दीजिए। पूरा मामला ये है कि जिस समय लालू यादव रेल मंत्री थे, उस समय उन्होंने कई 4th ग्रेड की नौकरी लगाने के लिए बिना किसी निविदा सूचना के उन्होंने अपने लोगों को उसमें नौकरी लगाई, और नौकरी के बदले उन्होंने उनसे जमीन लिखवा ली। या तो औने पौने दामों में जमीन ली, या फिर उनसे जमीन के बदले उनको नौकरी दी गई। और जब इस मामले का खुलासा हुआ, इसके बाद जांच एजेंसियों ने, सीबीआई ने इस मामले में जांच की, और जांच करने के बाद ये पता चला कि लालू यादव, उनके परिवार के लोगों के नाम वो जमीन थी, कई बेनामी जमीन थी। तो इन सारा खुलासा होने के बाद इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, और हेराफेरी के आरोप में इन सारे लोगों को नामजद किया गया है। और अब वो जमीनें पटना में हैं और अन्य शहरों में हैं, बिहार के अन्य कई शहरों में, कई जगह तो करोड़ों रुपए की जमीन है जो इन्होंने औने पौने दामों में उनसे लिखवा ली, और कई जगह ऐसा है कि उन्होंने फ्री फोकट में वो जमीन ली है। तो ऐसे में अब सीबीआई जांच भी कर रही है, और इसी सिलसिले में इन सारे लोगों को अभियुक्त बनाकर इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, और इसके साथ ही अब उन्हें अदालत में पेश किया गया, अदालत के सवालों का सामना करने के लिए। संजय, ये पहली बार है जब कोर्ट के सामने ये पहुंचने वाले हैं? लालू यादव तो इससे पहले भी कोर्ट के सामने आए थे, और इसके साथ ही लालू यादव को उस समय थोड़ी राहत भी दी थी कोर्ट ने कि जमानत पर उन्हें अग्रिम जमानत दे दी गई थी। लेकिन इससे पहले भी ये सारे लोग कोर्ट का सामना कर चुके हैं, कोर्ट आ चुके हैं। फिलहाल इन्होंने पिछली सुनवाई में कहा था कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी जाए, क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा है और स्वास्थ्य सही नहीं रहता। लेकिन कोर्ट ने उन्हें पेश होने के लिए, पर्सनली पेश होने के लिए कहा था, लिहाजा उन्हें पेश होना पड़ा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए।
अब एक और बड़ी खबर, दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर ईडी का शिकंजा कसा है। ईडी की टीम संजय सिंह के सरकारी आवास की तलाशी ले रही है। शराब घोटाले की चार्जशीट में संजय सिंह का जिक्र है। चार्जशीट के मुताबिक दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी कारोबारी दिनेश अरोड़ा की सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात संजय सिंह ने ही कराई थी और ये बताया जाता है कि संजय सिंह कल रात महिला सशक्तिकरण के एक कार्यक्रम में शिरकत करने ताइवान जाने वाले थे, लेकिन सरकारी मंजूरी न मिलने की वजह से वो नहीं जा सके। तो अब जल्दी से आपको बता देते पूरा खुलासा क्या है। दिनेश अरोड़ा का यह खुलासा संजय सिंह के घर पर अब ईडी क्यों पहुंची है। दरअसल अरविंद केजरीवाल से संजय सिंह की मुलाकात, दिनेश अरोड़ा जो है वो देखिए शराब घोटाले का आरोपी है। ये बताया गया कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह से उनकी मुलाकात हुई, वो भी सीएम आवास पर यह मीटिंग हुई। संजय सिंह के कहने पर 32 लाख रुपए का जो चेक है वो मनीष सिसोदिया को दिया गया था। वहीं दिनेश अरोड़ा ने और क्या खुलासा किया कि मनीष सिसोदिया से भी उनकी मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात किसी और ने नहीं, संजय सिंह ने ये मुलाकात करवाई थी। तो फिलहाल जिस तरीके से जांच चली, जांच के बाद जो गिरफ्तारियां हुई और उसके बाद क्या कहा गया, उन खुलासों के बाद ही अब ये ईडी की कार्रवाई हो रही है। वहीं आपको जल्दी से सुनवा देते हैं कि संजय सिंह के पिता क्या कह रहे हैं इस मामले में। कितने बजे आए थे, कितने लोग थे जब आपने देखा उनको यहाँ आते हुए? बैठिए बैठिए। मॉर्निंग टाइम था, तो मैं चाय वाय पी के लाइन में बैठा हुआ था। ऑल ऑफ सडन दे अराइव्ड हियर और मैं कितने लोग का 5-6 शादी वर्दी में थे, आर्म फोर्स थी और कुछ लोग एसपी जी की तरह कपड़े पहने हुए थे। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो एक्साइज पॉलिसी की जांच हो रही है जिसमें मनीष सिसोदिया की भी गिरफ्तारी हुई है, संजय सिंह की भी भूमिका उसमें है। उन्होंने पार्टी के लिए चंदा लिया उन बिजनेसमैनों से, मनीष सिसोदिया से उनको मिलवाया भी। जो आरोप हैं ईडी की चार्जशीट में वो संजय सिंह के खिलाफ, आपके बेटे के खिलाफ बेहद गंभीर हैं। अब बेहद गंभीर तो मनीष सिसोदिया के पास था, ये तो सुप्रीम कोर्ट बताओ, जहाँ कोर्ट पेंडिंग है मामला वो बताओ कि उनकी इंक्वायरी में मनीष सिसोदिया के खिलाफ क्या मिला। तो उनके पास जवान है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उस पर मुझे एतराज नहीं है, पर तलाश के पाए ये मेरा निवेदन है। आज मेरे अलमारी की जो है इंक्वायरी की गई थी, हमने कहा सर मैं चाय पीता हूँ एवरेस्ट की, वो चाय की पत्ती है, मेरा चश्मा है, मेरा सेविंग किट है और आप भी हाथ डाल के देख लीजिए। बट इज मेरी it's my humble request to all the entire machinery, please get the inquiry finished today or up to tomorrow. I have got no objection. बेटे के लिए चिंता हो रही है आपको? Why not? Why not? Without framing any charge, the inquiry is going to in activation forward. What was the where Sanjay was guilty when he was suspended from the parliament? वहीं अब बीजेपी की भी इस पर प्रतिक्रिया आ रही है। दिल्ली के शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के यहां आज जांच एजेंसी ने रेड की है। इस शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और उनके कट्टर ईमानदार सभी नेताओं, इन सबके चेहरे अब बेनकाब हो रहे हैं। हम पहले दिन से कहते आ रहे थे कि दिल्ली की जनता को इन्होंने लूटा है और इस शराब घोटाले की आड़ में करोड़ों रुपए कमाए हैं। इस चार्जशीट में पहले से संजय सिंह का नाम था, लेकिन कल जब इस शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्त दिनेश अरोड़ा और वाईएसआर के नेता राघव मंगूटा रेड्डी ने सरकारी गवाह बनने की ठानी, तो उसके बाद से ये तय है कि अरविंद केजरीवाल और उनके सभी साथी जो इस शराब घोटाले में लिप्त हैं, जिन्होंने दिल्ली की जनता को लूटा है, उन सबके चेहरे भी बेनकाब होंगे और ये सभी अपराधी जल्द ही अपने सही ठिकाने पर होंगे। आशुतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशुतोष देखिए, ये जो अब ईडी की छापेमारी हो रही है, इसको लेकर कई सवाल सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी उठा रही है। आपने पिता से भी खास बात की, उन्होंने भी कई सवाल उठाए। आशुतोष
जी अर्पिता, देखिए अब पिता है, उनके बेटे के घर पर छापेमारी हो रही है, तो ये प्रतिक्रिया जो आना है वो बेहद स्वाभाविक है। हालांकि ये भी गुस्से में कहेगा कि जो भी करना है 2 दिन में कर लेना, लंबा मत खिंचाना। लेकिन अब चूंकि कार्यवाही चल रही है और इसके पहले चूंकि संजय सिंह का ईडी के साथ दरअसल प्रत्यक्ष रूप से एक भिड़ंत तो हो चुकी है, जब उनका नाम आ गया था एक कागज में और उनको कोर्ट घसीटते हुए ले गए एजेंसी को कि मेरा नाम कैसे आपने डाला। वहां पर ईडी ने माना कि भाई ये टाइपो एरर हो गया है। लेकिन आज जब मौका है, उनके घर पर रेड पड़ रही है, तो यहाँ हमको वो पुराने सहयोगी भी दिखाई दे रहे हैं। लगभग 5 महीने पहले इनके आवास पर भी, जो संजय सिंह के करीबी सहयोगी थे, सर्वेश, अजीत, इन सबके घर पर रेड पड़ी थी, तो वो भी आज यहाँ पर मौजूद हैं। पार्टी के जो तमाम नेता, अभी उनको ये कहा गया कि देखिए दूरी बनाए रखिए, अभी इस पर हम प्रतिक्रिया नहीं देंगे, वो वेट कर रहे हैं कि यहाँ पर आखिर क्या होता है। और वो इसलिए महत्वपूर्ण है, पार्टी को दरअसल ये लग रहा है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया जो रेगुलर बेल है उस पर सुनवाई होगी। उनको यह संभावना है कि ईडी इस रेड के जरिए, और खासकर कल दिनेश अरोड़ा जो है इसमें जो प्रमुख आरोपियों में से एक हैं, उनको अप्रूवर बना दिया गया। तो ईडी कहीं ये इस्तेमाल जाकर के कोर्ट में ना कहे देखिए अब हमें एक नया अप्रूवर मिल गया, हमें उनके आधार पर कुछ जानकारी मिली है और संजय सिंह के घर पर छापेमारी के उनपे आधार मिली है, इसलिए हमें मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिलनी चाहिए। तो उनको ये संभावना लग रही है कि इस रेड के जरिए कहीं न कहीं मनीष सिसोदिया की बेल का विरोध होगा। उसके साथ साथ चूंकि संजय सिंह, देखिए एक तो है इसका मेरिट ऑफ द केस, मेरिट ऑफ द केस के साथ जो इसका राजनीतिक पहलू है वो ये कि संजय सिंह बेहद आक्रामक रहे हैं। विपक्ष के दूसरे नेताओं का राज्यसभा से निलंबन वापस हो गया, संजय सिंह अभी भी निलंबित है, वो वापस नहीं हुआ। तो एक तो ये है कि सरकार और विपक्षी दल में खासकर ये जो रिश्ता है वो कितना तीखा है ये समझा जा सकता है। आक्रामकता जिस तरह संजय सिंह की रही है, और उसके साथ साथ मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद, अरविंद केजरीवाल के बाद अब सेकंड इन कमांड के रूप में अगर कोई बचा है तो वो है सिर्फ और सिर्फ संजय सिंह, चाहे वो संसद में हो, संसद के बाहर हो, दूसरे घटक दलों के साथ जो सहयोगी दल है उनके साथ रिश्ता रखना हो, इंडिया अलायंस के साथ जो आम आदमी पार्टी का तालमेल है, उन सब का दारोमदार संजय सिंह के साथ है। तो ये भी संभावना पार्टी के अंदर है कि अगर संजय सिंह की भी गिरफ्तारी होती है तब आम आदमी पार्टी का क्या होगा। तो कुल मिलाकर के अब जहां पर मेरिट ऑफ द केस है वो दूसरी चुनौती है, आम आदमी पार्टी के सामने राजनीतिक संकट भी है, और फिलहाल जो संकट है वो संजय सिंह के सामने है, उनके ठीक इस आवाज पर जहां ईडी की रेड चल रही है। ठीक है, मुनीश भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, संजय सिंह के घर के बाहर ही वो मौजूद है। मुनीश, क्या चल रहा है? छापेमारी ये अलग तरीके से, लेकिन संजय सिंह क्योंकि हर बार बहुत आक्रामक दिखते थे, क्या इस मामले में भी वो आक्रामक दिख रहे हैं? जी बिल्कुल अर्पिता, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं संजय सिंह के घर के बाहर की। इस वक्त जहां पर हमारी मौजूदगी है वो संजय सिंह का आधिकारिक निवास है, और जहां पर इस वक्त छापेमारी चल रही है इसके ठीक पीछे संजय सिंह का एक छोटा सा दफ्तर है। घर पर छापेमारी हो चुकी है, लगभग 1 दर्जन अधिकारी लगभग सुबह 7 बजे यहां पर पहुंचे थे, और तब से लगातार छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। अब जो सवाल आपका था, देखिए संजय सिंह जब से ये पूरा का पूरा शराब घोटाले का मामला सामने आया हुआ है, तब से वो लगातार सरकार के ऊपर आक्रामकता अपनी दिखा रहे थे। लगातार वो इस तरह के आरोप लगा रहे थे कि आम आदमी पार्टी के ऊपर सिर्फ इसके लिए टारगेट किया जा रहा है इस शराब घोटाले के जरिए, क्योंकि सरकार को कोई और वजह नहीं मिल रही है। लेकिन जो ईडी है वो अपनी कार्रवाई लगातार शुरू की हुई है, और इसके अलावा लगातार कार्रवाई कर भी रही है। दिसंबर 2022 जब ईडी ने इस शराब घोटाले मामले में सबसे पहले चार्जशीट दाखिल की थी, तो उसमें 3 मुख्य आरोप लगाए गए थे संजय सिंह के ऊपर। पहला आरोप यह था कि इस मामले में एफआईआर में जो आरोपी था दिनेश अरोड़ा, जो कि बाद में सरकारी गवाह भी बन गया, दिनेश अरोड़ा एक शराब का बिजनेसमैन था, उसके जरिए एक फंड रेजिंग प्रोग्राम किया गया जिसमें कि 32 लाख रुपए जमा किए गए थे, आम आदमी पार्टी को वो गए। दूसरा, दिनेश अरोड़ा का एक काम रुका हुआ था जिसे कि मनीष सिसोदिया के जरिए संजय सिंह ने करवाया था। ईडी का साफ तौर पे कहना है कि अगर संजय सिंह का शराब घोटाले या शराब घोटाले के व्यापारियों से कोई लेना देना नहीं था, तो आखिरकार दिनेश अरोड़ा ने यह काम क्यों करा। तीसरा और सबसे मुख्य आरोप यह लगा हुआ है कि संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा, जो कि उस वक्त आरोपी था, और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ में एक मीटिंग कराई थी। ये 3 बड़े गंभीर आरोप लगे थे। साल 2022 दिसंबर के महीने में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन उसके बाद ईडी ने कुछ ही महीनों पहले संजय सिंह के कुछ करीबियों के यहाँ पर छापेमारी की थी, और छापेमारी के दौरान जो फोन सीज किए गए थे उससे यह जानकारी मिली थी कि संजय सिंह को कई लोगों ने अप्रोच किया था अपना काम कराने के लिए। ईडी का साफ तौर पे कहना है कि उस छापेमारी के दौरान उनको कई ऐसे दस्तावेज मिले, कई ऐसे सबूत मिले जिसके बिना पर संजय सिंह का रोल पूरा। ठीक है मुनीश, आप नजर बनाए रखिए। और देखिए, अब बीजेपी सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को निशाने पर ले रही है, और दिल्ली में अलग अलग जगहों पर, याद होगा आपको, वो आवास प्रधान अरविंद केजरीवाल का जब बन रहा था उसको लेकर भी पोस्टर लगाए थे, और एक बार फिर से पोस्टर वॉर छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, और आम आदमी पार्टी को लेकर पोस्टर लगाते हुए बीजेपी नजर आ रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक तरफ ईडी की टीम आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पहुंची हुई है,
वहां पर सर्चेज चल रही है। उसी दौरान आईटीओ पर इस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं। आप देखिए, शराब घोटाले के सरगना केजरीवाल के साथी बने सरकारी गवाह, केजरीवाल इस्तीफा दो। विशाल प्रदर्शन 4 अक्टूबर 10 बजे आम आदमी पार्टी कार्यालय। ये भारतीय जनता पार्टी नीचे लिखा हुआ दिल्ली प्रदेश, हालांकि किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये पोस्टर भारतीय जनता पार्टी के किस कार्यकर्ता की तरफ से लगाया गया है। बस ये बैनर पूरा काला और नीचे भारतीय जनता पार्टी का देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ है और ये पोस्टर आईटीओ पर लगाए गए हैं। आगे भी अगर आप देखिए तो छोटे छोटे आपको और भी इस तरीके के पोस्टर आईटीओ पर चौराहे पर नजर आएंगे। दूसरी तरफ मतलब अगर आप आईटीओ पर किसी भी तरफ से आप आएंगे तो आपकी नजर इन पोस्टर्स पर जरूर पड़ेगी एक बार। तो ये शराब घोटाले को लेकर के बीजेपी अब प्रदर्शन करने वाली है आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर। वहीं ईडी की टीम एक तरफ सर्च कर रही है। इसके पहले संजय सिंह के करीबियों पर ईडी ने सर्चेस की थी और अब ईडी की टीम पहुंची हुई है संजय सिंह के घर। कैमरामैन अंकित खंडेलवाल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सरकारी अस्पताल में 31 लोगों की मौत से हड़कंप मचा है और इन सब के बीच शिवसेना सांसद ने हेमंत पाटिल ने हॉस्पिटल के डीन से झाड़ू लगवाई, शौचालय साफ करवाया। इस पर भी विवाद हो गया। शिवसेना सांसद के खिलाफ एफआईआर हुई है। आरोप है कि जबरन हेमंत पाटिल ने डीन से साफ सफाई करवाई है। तो ये महाराष्ट्र का वो सरकारी अस्पताल है जहां जैसे जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। 36 घंटे में 31 लोगों ने दम तोड़ दिया और सिस्टम खुद अपनी बीमारी का इलाज तलाशता रह गया। सांसों पर संकट बढ़ा और 48 घंटे में 35 मरीजों की जान चली गई। सरकार ये कह रही है कि फंड तो था, लेकिन सवाल है दवा क्यों नहीं थी। सरकारी अस्पताल में 24 घंटे में 24 मौत पर महाराष्ट्र में भूचाल शुरू ही हुआ था कि आंकड़ा 36 घंटे में 31 मौत पर पहुंच गया। मरने वालों में बच्चों की तादाद भी 12 से 16 पर पहुंची। सरकार एक्शन में आई, सीएम ने जांच का भरोसा दिया और कहा कि दवाओं की कमी नहीं है। नांदेड़ हॉस्पिटल की जो दुर्घटना है सरकार ने गंभीरता से ली हुई है और सुबह ही मैंने दोनों सेक्रेटरी को बुलाया था, उनसे प्राथमिक जानकारी ली हुई है। अस्पताल में मेडिसिन बिल्कुल पूरी तरह जितना आवश्यक है उतना वहाँ पर था। डॉक्टर और स्टाफ वहाँ पर मौजूद थे। जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जांच होगी और कार्रवाई हो जाएगी। अधिकारी और 2 मंत्री अस्पताल पहुंचे, मरीजों से बातचीत की, हालात पर चिंतन किया और बोले कि दवाओं के लिए फंड काफी है लेकिन दवा खरीदी नहीं गई। अभी हमने देखा हाउसकीपिंग का प्रॉब्लम बहुत गंभीर है। मैंने वो सीरियस हमने लिया है दोनों ने। दूसरी जो दवाई की ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? अभी भी उनके पास 4-5 करोड़ रुपए हैं, उन्होंने दवाई क्यों नहीं खरीदी? ये सब ये पूछना चाहिए। नांदेड़ के अस्पताल पहुंचे मंत्री जी मान रहे हैं कि दवा के लिए फंड तो है लेकिन दवाएं खरीदी नहीं गई। मेडिकल कॉलेज के डीन ने भी यही कहा था कि दवाओं की कमी नहीं है। मौत का आंकड़ा इसलिए बढ़ा क्योंकि सरकारी अस्पताल में मरीज तभी लाए जाते हैं जब उनकी हालत गंभीर होती है। यहाँ पे आने वाले सब एकदम से समझो प्राइवेट प्रैक्टिशनर है, उनके पास ये पेशेंट सीरियस हो गया कि वो उनके दवाखाने में डेथ होगा बल्कि वो डर के इधर ही भेज देते हैं। दूसरा, कोई जो गरीब घर से रहते हैं उनको आईसीयू की ट्रीटमेंट इतना अफोर्ड नहीं करते हो, तो 2-2, 3-3 हजार 4 हजार ऐसा पर डे खर्चा नहीं कर सकते, इसलिए वो भी सीरियस कंडीशन में आखिरी हमारे पास ही आते। मतलब ये कि अस्पताल से लेकर सरकार तक सब के सब ये साबित करने में लग गए हैं कि 31 मौत की वजह दवाओं की कमी नहीं है। अब आप अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों के तीमारदारों से सुनिए कि आखिर हकीकत क्या है। दवाई ने बाहर से गोलियां दे रही, दवाई बाहर से लाई थी आपने? हाँ, गोलियां ये सब बाहर से ना। नर्स के पास गए तो बच्चों को ये हो रहा था ना, परेशानी हो रही थी बोल के, आग हो रहा था बोल के। हम नर्स के पास गए तो नर्स बोल रही है नहीं था, मौजूद था, बाहर है, बोले आने की बात कर देंगे, ऐसा वैसा बोल के। अस्पताल प्रशासन की अपनी दलील है, सरकार की अपनी, लेकिन हकीकत सिर्फ ये है कि 31 लोग की जान चली गई। उन 31 मौत का जिम्मेदार कोई न कोई तो है। कौन?
ये जानना जरूरी है। नांदेड़ से कुंवरचंद मांडले के साथ आज तक ब्यूरो। नांदेड़ के अस्पताल में मौतों से नेताओं पार्टियों को सियासी ऑक्सीजन मिल रहा है। सांसद महोदय ने तो डीन को झाड़ू थमा दिया, लेकिन खुद उनकी पार्टी सरकार अपनी जिम्मेदारी क्यों भूल गई? क्या कर रहा था सिस्टम? क्या मरीजों के लिए कोई फर्ज नहीं था? 31 मौत की खबर आई तो नांदेड़ के सांसद हेमंत पाटिल शंकर राव चौहान मेडिकल अस्पताल पहुंचे। मुआयने के लिए अस्पताल के डीन और दूसरे डॉक्टर्स को साथ में लिया, वार्ड में गए, मरीजों को देखा और फिर टॉयलेट में पहुंचे। यहाँ हर तरफ पसरी गंदगी ने हैरान कर दिया, शायद परेशान भी। तभी उन्हें याद आया कि स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। सांसद ने अस्पताल के डीन और दूसरे डॉक्टर्स को झाड़ू थमा दिया और टॉयलेट साफ करने में लगा दिया। पूर्ण स्वच्छता करते घ्या, बिस्किटचा पुडा उचला, ते उचला बिस्किटचा पुडा, द्या इकडे फर्स्ट क्लास पूर्व आपण. शिवसेना के सांसद हेमंत पाटिल ने अस्पताल में गंदगी और लापरवाही का जो हाल बताया, वो वाकई अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे पर सवाल खड़े कर देता है। खुद डीन के टॉयलेट ब्लॉक में गया तो टॉयलेट ब्लॉक पूरा, उसमें पानी नहीं है, सामान भरा पड़ा हुआ है, बंद है, कितने महीनों से उसको यूज नहीं किया है। मैं बच्चों के वार्ड में आया, पूरे टॉयलेट्स को लॉक लगाए हुए है। महिलाओं के वार्ड में हमारी महिला गाड़ी की प्रमुख जाके आई तो वहाँ दारू के बोतल्स पड़े हुए हैं। इस इलाके में देखो जंगली जानवर, सुअर घूम रहे हैं, जगह जगह पे गंदगी, नाली, गटार, और कोई यहाँ ध्यान नहीं दे रहा है। कितनी गंदगी है सर, बायोमेडिकल वेस्ट वहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने देख लिया हूँ, मैं भी शर्मिंदा हूँ। इसके लिए जल्द से जल्द मैं ये काम करूंगा। नांदेड़ के सांसद ने तो डीन और डॉक्टर्स के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराने की अपील भी की है और बोले कि ऐसा किए बिना सुधार मुमकिन नहीं है। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहब से दरख्वास्त करूंगा कि ये जो डीन और ये जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, इनके ऊपर सदोष मनुष्यवध के गुने दाखिल किए जाए। इसके बगैर यहाँ सुधारना होना ये असंभव लग रहा है मुझे। सांसद के मकसद और मंशा को सियासत से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि विपक्षी नेताओं की आवाजाही भी अस्पताल में तेज है। जब मंत्रियों ने अस्पताल का दौरा किया तो शरद पवार गुट के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। फिर कांग्रेस के दिग्गज और सूबे के पूर्व सीएम अशोक चौहान भी यहाँ पहुँचे। उन्होंने सरकार को नसीहत दी। उधर उद्धव गुट के संजय राउत ने भी सरकार को घेरा। इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इसलिए इसमें तुरंत कुछ फैसले गवर्नमेंट की ओर से होना जरूरी है। सरकार को गंभीरता से कुछ फैसले लेने की जरूरत है और ये डेथ का मामला एक गंभीर है, हम सब चिंतित हैं। विगत 1-1.5 साल से महाराष्ट्र के सभी शासकीय रुग्णालय जिस तरह से काम कर रहे हैं, ना हेल्थ मिनिस्टर को चिंता है, ना हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ना सरकारी डॉक्टर काम कर रहे हैं, किसी का नियंत्रण नहीं। बहरहाल नांदेड़ पर सियासत अभी और बढ़ेगी, लेकिन अस्पताल की हालत तभी सुधरेगी जब सरकार 31 मौत के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करेगी। नांदेड़ से कुंवरचंद मांडले के साथ आज तक ब्यूरो।